हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जो है द्विघात समीकरण का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पे हमने इसके पहले वीडियो में इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सब कुछ आपको बता दिए थे। अब आज हम इसकी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा इनमें से द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस रूप में लिखा जा सकता है, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 भी हो सकते हैं, तो ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ओपन करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यही फार्मूला लगाएंगे। तो पहले a की जगह पे हमारे यहाँ क्वेश्चन में x दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 से a और b का गुणा करना है। ध्यान रखना a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो ये a और b का गुणा 2x आ गया, और इसको 2 से और गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर क्या आएगा, b की प्लेस पे देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से अंदर तो 2x का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, प्लस 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे जो हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ax² प्लस bx प्लस c। इस तरह अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस प्लस 4x, वो वाली चीज 2x इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस 4 माइनस 6 इक्वल, उस साइड क्या हो गया 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x² प्लस 4x में से 2x निकल गया 2x, और 6 में से 4 निकल जाएगा -2 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये हमने देखा कि एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, पहला वाला द्विघात समीकरण है, और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे कि सेकंड वाला ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन सेकंड है x² प्लस 3x और इधर -1, तो x² प्लस 3x ऐसे रखना है इक्वल टू -1 ऐसे रखेंगे, और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो a² यानी 1 आ जाएगा, प्लस फिर -2ab यानी 2 3 6x, और प्लस b का स्क्वायर, b की प्लेस पे 3x, तो 3x का स्क्वायर क्या आएगा 9x² हो जाएगा। अब इसे हम x² प्लस 3x -1 से इसे मल्टीप्लाई करना है, तो -1 से करने पर ये -1 हो जाएगा और ये प्लस 6x हो जाएगा, और यहाँ पे -9x² हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये सारे टर्म्स इधर कर लेंगे, तो ये 9x² इधर आके माइनस में जो है वो इधर आने पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9x² प्लस में हो गया, और 1x² इधर प्लस में पहले से है तो ये हो गया 10x²। ठीक है, अब 3x इधर प्लस में है, उधर से 6x आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी प्लस 3x माइनस 6x, और ये -1 इधर आने पर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 10x² माइनस 6x में से 3x निकल गया -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी हमारा किस रूप में हो चुका है, ये समीकरण भी हमने ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में कर दिया है। अब ये अगर आपसे पूछा जाए हमें a का मान बताना हो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ध्यान देना इसकी हम मतलब मानक रूप से इस समीकरण की तुलना करेंगे। तो मानक समीकरण जो है उसमें x² का गुणांक ये है, और इस क्वेश्चन में x² का गुणांक 10 है, तो ये इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 10। ऐसे जो हमारा मानक समीकरण है द्विघात समीकरण का, उसमें x का गुणांक b है, और अपने क्वेश्चन में x का गुणांक -3 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू -3 आ गई।
ऐसे c की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद मानक समीकरण में c है और यहाँ c का मान क्वेश्चन में क्या है 1 है। ठीक है, तो ये हमें a b c का मान निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि इसका काम क्या जब हमें लगेगा, जब हमें d का मान निकालना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा समीकरण जो है उसका मूल वास्तविक है या नहीं। तो हम अगर इसमें हम चेक करें तो b का स्क्वायर क्या आएगा, -3 है, b की प्लेस पे आप -3 रखोगे और उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4 इंटू a की प्लेस पे क्या रखना है 10। ठीक है, a की प्लेस पे आपको 10 रखना है और c की प्लेस पे क्या रखना है 1 रखना है। तो इसका -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर आप जानते हो प्लस होता है। -4 और 10 का मल्टीप्लाई 10 चौक 40, 40 में से 9 निकल गया -31। तो d का मान क्या आ गया, माइनस में आ गया। d का मान अगर ऋणात्मक आ जाए अर्थात d अगर <0 हो तो हमारे समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, यानी कि इस समीकरण का हमें कोई हल नहीं मिल पाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने का मतलब यहाँ पे वैसे आप 11th क्लास में पढ़ोगे तो इसका हल होता है, हर एक समीकरण का हल होता है, लेकिन बस यहाँ पे बात हो रही है वास्तविक हल की। तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं है, अगर सही में कहा जाए तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा। ठीक है, इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे हमारा मकसद था कि देखना था कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम उसके साथ साथ कुछ और भी जानकारी साथ साथ लेते चल रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ और अगर इस वाले क्वेश्चन में देखें तो d का मान क्या आएगा, जो अभी हमने सॉल्व किया था, इसमें अगर d का मान निकाला जाए तो यहां से d की वैल्यू क्या आएगी, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे d इक्वल टू हमें फार्मूला पता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला है। और b की वैल्यू यहाँ b का मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक अपने यहाँ क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो b यानी 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 -4 इंटू a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का गुणांक जो है वो a है, तो x स्क्वायर का यहाँ गुणांक 1 है। ठीक है, तो 1 इंटू c का मान क्या हो जाएगा -2, c का मान -2, तो इसे हम गुणा करेंगे तो 4 और 4 दूनी 8, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 8 4 12 आ गया। d का मान क्या आ गया 12। तो यहां से हम देखते हैं कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यहां से d की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है यानी धनात्मक। तो ऐसे केस में हमारे मूलों की प्रकृति क्या होगी, इस समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, इस समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक और असमान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक। अगर d का मान 0 से बड़ा हो तो हम मूल कैसा होता है, वास्तविक एवं असमान, समान नहीं होता है। ठीक है, अब अगर आपको मान लो ये मूल निकालना भी पड़े तो हम कैसे निकालेंगे, कोई फार्मूला होता है, आप चाहो तो वो डायरेक्ट फार्मूला से लगा सकते हो, नहीं तो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। गुणनखंड यदि संभव है तो हम गुणनखंड करेंगे, अगर गुणनखंड पॉसिबल नहीं है तो हमें द्विघात सूत्र से करना पड़ेगा या फिर पूर्ण वर्ग बना करके करेंगे। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके एक एक चीजें सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे अच्छा तरीका है कि वही द्विघात सूत्र वाला, द्विघात सूत्र जब आपको मतलब स्पेशली ये ना बताया जाए कि आपको इस विधि से ही करना। तो बच्चों हम देख रहे थे कि इसका हम कैसे निकालेंगे, मतलब मूल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि द्विघात सूत्र की सहायता से हम इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब द्विघात सूत्र है -b + -√d/2a। तो यहाँ पे b की वैल्यू आपको रखना है, यहाँ से b क्या है, x का गुणांक -2 है, मतलब यहाँ b का मान 2 है तो -b की जगह 2 + √d का मान अभी हमने निकाला 12 आया है, अपान 2 गुणे a की प्लेस पे 1 हो जाएगा क्योंकि x² का गुणांक 1 है। ठीक है, तो यह हो गया -2 + √12 को हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हो कि √12 को हम 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू 2√3 आ जाएगी।
अब इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से देखो 2 कॉमन लेंगे तो -1 अंदर बचेगा प्लस माइनस, और यहाँ क्या बचेगा √3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एक आ गया -1 प्लस माइनस √3। तो यहां से अगर हम एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो मूल हमारे क्या आ जाएंगे, मूल आ जाएंगे। अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो -1 प्लस √3 एक मूल हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा -1 माइनस √3। तो देखो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये मूल बताओ कैसे हैं, तो हम देख रहे हैं ये अपरिमेय मूल है। क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय मूल। हमारे मूल कैसे निकले? अपरिमेय। तो यहाँ पे हमने d का मान क्या देखा था, d बराबर 12 आया था। अब 12 क्या है, पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। तो जब भी b का मान जो रहेगा, d का मान जो रहेगा वो एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं होगा तो हमारे मूल जो होंगे वो अपरिमेय होंगे। यदि d का मान ग्रेटर, मतलब कि a b c जो रहने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इसमें q को बिलोंग करना चाहिए, यानी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो हमारा a b c भी परिमेय संख्या था। अब देखो हमारा जो मेन मकसद था इस 4 ऑप्शन में से ये पता करना कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। फिलहाल हमारा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों ही द्विघात समीकरण निकला है। अब हम तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो सी वाला, यहाँ पे हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो x का x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x², फिर उसके बाद x का -1 के साथ -x +2, और x का मल्टीप्लाई क्या होगा 2x, ठीक है। फिर +2 से -1 का मल्टीप्लाई -2 हो गया, इक्वल टू इधर है x² -2x -3। और ये दोनों साइड अगर एक ही चीजों के चिन्ह समान रहे, मतलब एक ही चीज हो, दोनों इक्वल के दो साइड दोनों तरफ हो, चिन्ह उनके समान हो तो कैंसिल हो जाएगा इधर लाने पर, तो हम उस साइड में ही कैंसिल कर देंगे। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 2x में से एक x निकल जाएगा, क्या बचेगा x -2 इक्वल इधर है -2x -3। अब इसको भी इधर ले आएंगे तो जो 2x उधर माइनस साइन में है इधर आने पर वो प्लस हो जाएगा। तो 2x में से एक x जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 3x, और -2 वाला 3 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 3 में से 2 निकल गया 1 आ गया, 3x + 1 आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि x² का कोई पद नहीं है, x² का कोई पद नहीं है, अर्थात इसमें हमारा a का मान 0 हो गया, जो ax² + bx + c हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसमें a का गुणांक हम 0 हो गया, यानी 0 × x² + 3x + 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अगर a का मान 0 आ जाए तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता है, यानी x² का पद ना रहे तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया है। अब हम तीसरा वाला भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें हम मतलब ये डायरेक्ट देख के भी बताया जा सकता है, लेकिन हम समझा रहे हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x3, आप देखो ओपन करेंगे, x3 - x² + 2x + 1 बराबर x + 1 का होल क्यूब ओपन कर देंगे, a³ + b³ मतलब 1 + 3a² b, 3a की जगह x है तो x² × b की जगह 1 है, + 3ab² यानी 3x हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x³ कैंसिल हो जाएगा, 3x² की तरफ उधर x² लेके चले जाओ ताकि x² प्लस में रहे। तो 3x² इधर प्लस में है, ये वाला x² भी उस साइड चला गया तो ये 4x² हो गया, और 3x इधर प्लस में है, ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा +x, और ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल आ गया। अब इसको हम, अब यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, ये वाला क्या हो गया हमारा द्विघात समीकरण निकला। ये वाला क्या है, द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें x² का गुणांक 0 नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। तो हमारा केवल सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है।
अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमें बताना है कि x बराबर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज टू एज रूट, मतलब दो कि इनमें से किसी क्वेश्चन का दो एक रूट होगा, यानी x बराबर 2, इनमें से कौन से समीकरण का एक मूल होगा, ये हमें चेक करना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी एक संख्या किसी समीकरण का मूल कब होती है, जब वह उसे संतुष्ट करती है, अर्थात x की जगह हमें 2 रखने पर अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी दोनों पक्ष इक्वल आ जाए, तो उसी इक्वेशन का x बराबर 2 एक मूल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 रखेंगे पहले इक्वेशन में, ये वाले को चेक करिए तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 गुणे एक की जगह 2 रखेंगे, 4 दूनी 8 फिर प्लस 5, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 और 4 मिला के 9 हो गया, 9 माइनस 8 बराबर 1 आ गया, यानी कि जो कि 0 के बराबर नहीं निकला, यानी RHS के बराबर नहीं आया। तो x बराबर 2 इसका एक रूट नहीं होगा, ठीक। अब हम बी ऑप्शन में चेक करेंगे, x की जगह 2 रख के, तो बी ऑप्शन चेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 3 दूनी x की जगह 2 रखा, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस 12 हो गया, तो 6 4 10 माइनस 12, ये भी आ गया माइनस 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं आया, यानी RHS के इक्वल नहीं आया, RHS में हमारा 0 है, तो ये भी इसका एक मूल नहीं हुआ। अगले में चेक करेंगे सी ऑप्शन में, तो 2 इंटू एक्स की जगह आपको 2 रखना है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 7 गुणे एक्स की जगह 2 रखेंगे, प्लस आगे क्या रहेगा 6, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 6, अब 8 और 6 14 माइनस 14 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो यहां से हमने देखा x बराबर 2 इसका एक मूल है, तो ये ऑप्शन सही है। ऐसे डी में आप चेक करोगे तो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो डी वाले में रखने पर x का मान इसे संतुष्ट नहीं करेगा। जैसे 3 गुणे x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, माइनस 6 गुणे x की जगह 2 रखना है, 6 दूनी 6 गुणे 2 माइनस 2 बराबर, अब देखो इसे सॉल्व करो, 3 चौक 12 माइनस 12 माइनस 2, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी माइनस 2 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि RHS हमारा 0 है, तो नहीं x बराबर 2 इसका भी मूल नहीं है। तो यही हमें चेक करना था कि इन 4 इक्वेशंस में से x बराबर 2 किसका एक मूल है, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे। अब एक टाइप का क्वेश्चन ये भी है, देखिए कुछ इक्वेशन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0। अगर ये कोई एक इक्वेशन है x, और इसमें दिया है कि 1/2 इसका एक मूल है, 1/2 इसका एक मूल है, तो हमें k का मान बताना है। क्वेश्चन ये है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। तो अगर x इक्वल टू 1/2, क्वेश्चन समझिए, x इक्वल 1/2 इस समीकरण का मूल है, चूंकि x बराबर 1/2 दिए गए समीकरण का मूल है, दिए गए समीकरण का मूल है। और हम जानते हैं कि अगर कोई मतलब कोई भी x मतलब संख्या किसी समीकरण का मूल होती है, तो उसको उस चर की जगह रखने पर उसका मान
मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, तो एक्स की जगह 1/2 रखेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के इंटू एक्स की जगह 1/2 माइनस 5/4 इक्वल क्या आ गया 0। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस आगे क्या आ गया k/2 माइनस 5/4 इक्वल क्या आ गया 0। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो k/2 इक्वल आ जाएगा 5/4 माइनस 1/4, 5/4 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 1/4 माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 4 डायरेक्ट निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हर क्या है समान है। 5 में से निकलेगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, k/2 इक्वल क्या आ गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को 1 के साथ, तो k इक्वल टू क्या आ गया 2। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। अगला एक क्वेश्चन है, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको पता ही है कि हमारे कुछ इस बार से आता है 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, और बी ऑप्शन है -x² प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, सी ऑप्शन है √2x² माइनस 3/√2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन है 3x² माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमें बताना है कि इनमें से किस इक्वेशन का के मूलों का योग 3 होगा, ठीक है। कौन सी इक्वेशन की क्वेश्चन है कि कौन से समीकरण के मूलों का योग 3 है, समीकरण के मूलों का योग 3 है। अब हम जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो होता है समीकरण, इसमें मूलों का योग हमने जब बहुपद पढ़ा था तो अल्फा प्लस बीटा बराबर देखा था -b/a होता है, यानी माइनस, इसी को बोलते हैं माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या था c/a। c क्या है समीकरण में अचर पद है, अपान a क्या है x² का गुणांक, ठीक है, x² का गुणांक। तो यहां से ये फार्मूला है। तो हम चेक कर लेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं कि मूलों का योग हम अलग अलग मूल निकाले तब पता चलेगा। वैसे तो हमें ऐसा करने पर हमें सारे समीकरणों के मूल निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम वही फार्मूला लगा देंगे, देखेंगे किसमें -x का गुणांक बटा x² का गुणांक 3 के बराबर आ जाता है। तो इसमें देखो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, पहले ऑप्शन में क्या आएगा -x का गुणांक क्या है -3 बटा x² का गुणांक क्या है 2 है। अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मूलों का योग 3/2 आ गया, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब बी वाले में देखिए, बी में मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक, यानी x का गुणांक यहाँ 3 है, तो 3, ठीक है, अपान x² का गुणांक क्या है -1, ठीक। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये आ गया 3, तो हमारा यही ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। आप आगे भी चेक कर सकते हो, इसमें भी चेक कर सकते हो। तो तीसरे वाले में मूलों का योग क्या आएगा -x का गुणांक यानी 3/√2 और अपान x² का गुणांक अपान √2। जब भी आपको यहाँ पे एक चीज बटा में दी हो, दूसरी बटा में न दी हो, तो आप भाग का निशान लगा के बाद वाली चीज लिख दो। ये वाला x² का गुणांक हो गया बटा x² का गुणांक √2 था, उसको ऐसे लिख दिए। अब माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 3/√2 और गुणे भाग की जगह गुणा करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा।
तो ये हो गया 3/2। इसके भी मूलों का योग उतना नहीं आया। और डी ऑप्शन में भी चेक कर लीजिए, मूलों का योग माइनस एक्स का गुणांक क्या है -3 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, तो ये हो जाएगा +1। तो यहाँ मूलों का योग 1 आ रहा है। हमें ये बताना था कि इनमें से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन। तो हमने देखा कि इसमें हमें मूल अलग अलग निकालने नहीं पड़े और बिना मूलों को निकाले हमने मूलों का योग बता दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। अब अगला लिखा हुआ है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 9x² -3/4x -√2 लिखा है। इनमें इसमें कौन सा, और इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, ये 1/8 बी ऑप्शन, 1/64 सी ऑप्शन है 1/4 और डी ऑप्शन है 9/64। हमें बताना है कि इसमें कौन सा which constant must be added and subtracted to solve the quadratic equation 9x² + 3/4x - by method of completing square। मतलब कि अगर इसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना हो, अगर इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना हो, पूर्ण वर्ग बनाकर अगर हल करना हो, तो इसमें कौन सा अचर पद जोड़ा या घटाया जाएगा, क्योंकि आपको जितना जोड़ना पड़ेगा उतना ही घटाना पड़ेगा। तो इसका पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि x² का जो गुणांक होना चाहिए, इसको हमें x² के गुणांक को 1 बनाना रहता है। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, x² का गुणांक यहाँ पे क्या दिया है, 9 दिया, और यहाँ इक्वल टू 0 भी लगा हुआ है। तो अगर 9 दिया है तो इस समीकरण में हम दोनों पक्षों में 9 से भाग दे देंगे ताकि x² का गुणांक 1 बन जाए। तो ये x² हो गया -3/4 को अगर 9 से भाग देंगे तो 3/4 और भागे 9, मतलब कि भागे 9, तो हो गया 3/4 गुणे 1/9। 3 से 3 9 कैंसिल हो गया, 1/12 आ गया, ये 1/12x -√2 को 9 से भाग देंगे तो √2/9 हो जाएगा। अब अगला काम करना रहता है, x के गुणांक का आधा करेंगे, x के गुणांक का आधा कर दीजिए। तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है, -1/12। अब -1/12 जो है इसका आधा करने का मतलब इसको 1/2 से और गुणा कर देंगे, तो यह -1/24 आ जाएगा, -1/24। तो x² -1/24x, हाँ 1/24। अब इसे हम x -1/24 का होल स्क्वायर लिख देंगे, और -1/24 का होल स्क्वायर घटाना पड़ेगा, और मतलब आगे रहेगा -2/9। तो 1/24 का स्क्वायर यह हमें घटाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या दिया था कि which constant must be added or and subtracted to solve the quadratic equation 9x² + 3/4x। चलो कोई बात नहीं, प्लस है, प्लस लग गया, + 3/4x -√2 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने 9 से भाग दिया x² का गुणांक 1 बनाने के लिए, और तो ये हो जाएगा x² -9 × 7
30 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने देखा कि 1/24 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, और ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इसमें, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। अगर इसे सॉल्व करें हम अपने मेथड से, चलिए करते हैं सॉल्व, आगे देखते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि क्वेश्चन सही है या नहीं। तो यहाँ पे √2/9 है, ठीक, इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 1/24 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1/24 का स्क्वायर कितना होता है 676, और 25% 625 576 होता है, और प्लस आ जाएगा √2/9। 7 और 5 12 6 18, 7 5 12 6 18, ये 9 से कट जाएगा तो इसका लासा 576 ही हो जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, 9 से काटने पर 9 से 45 और 9 छक 54, 54 और 3 9 चौक 36, 9 छक 54 और 9 चौक 36, यानी 64 आएगा। 64 का √2 से गुणा होगी तो आ जाएगा 64√2। x माइनस 1/24 का होल स्क्वायर बराबर इतना आ गया, ठीक है। तो x माइनस 1/24 का बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस माइनस का साइन 64√2/576। अब 576 का वर्गमूल 24 होगा, क्योंकि ये 24 का वर्ग है, तो x माइनस 1/24 बराबर आ जाएगा 1 प्लस 64√2, और इसके ऊपर रूट है बटा 24। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 1/24 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और यहाँ आगे प्लस माइनस का चिन्ह भी है, तो x माइनस 1/24 बराबर 1/24 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 64√2/24। अब हर समान है तो यहाँ 24 हो गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 64√2/24। तो यहाँ से d का मान निकाल लीजिए। हम देखते हैं कि अब द्विघात समीकरण वाला सूत्र लगा के देखते हैं। तो d का मान, किसी समीकरण को हम दोनों पक्षों में, आप जानते हो कि किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे तो 4 9 कितना आ जाएगा 36x² माइनस ये प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 4 से गुणा हो रहा है 4√2 बराबर क्या आ गया 0, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो d का मान निकालिए, d बराबर b², b की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 4 गुणे 1 की जगह 36 गुणे c की जगह माइनस 4√2, तो इसको गुणा कर लेंगे 9 प्लस 36 चौका 30 चौका 120, 6 चौके 24 144 गुणे 4√2, और ये हो जाएगा 9 प्लस 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, और 4 एकम 4, 9 कॉमन ले लीजिए, इसमें 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे 1 प्लस 9 से इसको भाग देंगे तो 9 एकम 9 5 14 9 54 16 आएगा, 16 चौका 64√2, 9 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से d का मान इतना आ गया, तो d का मान इतना आया। अब d की जगह यहाँ पे रखेंगे तो फार्मूला होता है -b, x बराबर क्या होता है
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये फार्मूला लगाएंगे तो माइनस b का मान क्या है क्वेश्चन में, -3, b का मान 3 है तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह 9 इंटू 1 प्लस 64 रूट 2 अपॉन 2 गुणे a का मान 36 है। अब हम कॉमन ले लेंगे, -3 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 64 रूट 2 अपॉन नीचे 2 इंटू 36। अब 3 और कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3 कॉमन लेने पर क्या आएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 64 रूट 2 बटा कितना आ गया, 2 गुणे 36, 3 से काटो, 3 कम 3 12 दूना 24, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 64 रूट 2 बटा 12 दूना 24। ये x का मान जो आया है वही यहाँ पे भी आया। x का मान जो हमने पहले हल किया था पूर्ण वर्ग बना के तब भी वही आया था, अब भी द्विघात सूत्र से भी वही आया। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है जो हमारा आंसर, ठीक है, ऑप्शन सारे इसमें गलत दिए।